तो बेटा अगर स्क्रीन दिख रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है तो यस बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में वर्क हुआ था, ठीक है। हीट हो गया था, वर्क चल रहा था। वर्क में मैंने फ्री एक्सपेंशन, आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस फोर्थ तक हो गया था। आइसोबारिक एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैसेस, यहाँ तक हो गया था, है ना। और मंडे दिन वो टेस्ट हुआ था। तो टेस्ट में किसी को कोई यस डाउट सर। है? टेस्ट में किसी को कोई डाउट है? किसी क्वेश्चन में डाउट है टेस्ट में? नो सर। 49। 39 क्वेश्चन, 49। 49 क्वेश्चन। देख लेते हैं 49 क्वेश्चन है क्या। तो काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया है। There are 201 equidistant row of spectators sitting in a hall. A magician releases laughing gas N2O from the end near tear gas from end and tear gas from from the rear of the hall simultaneously. The distance of magician from front row is equal to the distance between the row. Which row spectators will have a tendency to smile and weep simultaneously? Assume the last row is touching the wall. तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा, जहाँ पर एक तरफ से HCl गैस रिलीज हो रहा था, दूसरी तरफ से अमोनिया गैस रिलीज हो रहा था, ठीक है। जहाँ पर दोनों गैस एक साथ मिलेंगे वहां पर अमोनियम क्लोराइड बन रहा था। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर एक हॉल बनाया गया है और अच्छा इस क्वेश्चन में पूछाते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाद में क्वेश्चन डील कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ हॉल होगा, जैसे यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से कुछ रो बना गया, 1 2 3 4 है ना, कुछ इस तरह से रो है। यहाँ पर मैजिशियन है और यहाँ पर वॉल है। तो ये हो गया रियर एंड और ये हो गया फ्रंट एंड, ठीक है। तो यहाँ से लाफिंग गैस रिलीज हो रहा है और यहाँ से टीयर गैस। तो किस रो पर, जहाँ पर ना, यहाँ पर जो स्पेक्टर बैठे हुए हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर ना, जहाँ पर दोनों गैस एक साथ अराइव होगा वहीं पर इक्वल टेंडेंसी होगा लाफ और वीप, दोनों रोने का और हंसने का, दोनों का इक्वल टेंडेंसी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? तो इसको तुम इस तरह कर सकते हो, जैसे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर लाफिंग गैस हो गया, यहाँ पर है ना, जो पूरा का रो है बेटा, नंबर ऑफ रो कितना 201। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो T01 हो गया, 201 हो गया। एक में N2O गैस है, दूसरे में टीयर गैस है ना। तो इसका मोलर मास में मालूम है, इसका मोलर मास दिया गया है। तो यहाँ पर ग्राम्स ला यूज करो, कर लोगे अब? यस सर। कर लेना बेटा, ट्राई करना, हो जाएगा। जिस तरह क्वेश्चन मैंने कराया था अमोनियम क्लोराइड का, याद आ रहा है बेटा? यस सर। और कोई डाउट है किसी को? तो किसी ने 30। कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 30 या हाँ 30 में मल्टी करेक्ट है। यस सर, है ना? 30 में तो मैंने किया था सर। मैंने एक बार हाँ, उसको तो सेलेक्ट कर दिया था ना, फिर अनसेलेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, वो मल्टी करेक्ट था इसलिए। नहीं, इसलिए मल्टी मैंने करेक्ट कमेंट नहीं है, उसमें डाल दिया। सिंगल चॉइस है वो, ठीक है। तो सिंगल चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, एक मिनट देख लेता हूँ कोई न्यू चॉइस नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ दिया गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। इनकरेक्ट, करेक्ट को नहीं बेटा, है ना। तो इनकरेक्ट यहाँ पर केवल एक ही है, ए स्टेटमेंट, बाकी सब करेक्ट है ए को छोड़कर। जो रियल गैस है, रियल गैस लो टेम्परेचर पर क्या होगा?
आइडियल गैस तरह बिहेव करेगा, है ना। सो एट वेरी Yes, लो sir. टेम्परेचर रियल गैस, सो आइडियल बिहेवियर। तो ये रियल लो टेम्परेचर या लो प्रेशर पर होगा। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। Okay, sir. टाइम पर ज्वाइन नहीं होगा बेटा। 39. हाँ। बाकी लोग जो अभी तो ज्वाइन हो रहे हैं बेटा, टाइम पर ज्वाइन हो, है ना। 39। एनी गैस सो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस है। सर हो जाएगा। Okay, sir. हो जाएगा। हाँ। Yes, sir. और 34 the term that corrects for attractive forces present in real gas in the van der Waals equation। तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए कौन सा टर्म बेटा यहाँ पर जिम्मेवार है, ये बताना तुम्हें, है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स मैंने बताया था, यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको n² a/v², यही तो होता है बेटा करेक्शन टर्म, करेक्शन प्रेशर। जो करेक्शन में प्रेशर आया था वही अट्रैक्टिव फोर्स है। याद है मैंने 2 करेक्शन बताया था, करेक्शन में वॉल्यूम एंड करेक्शन में प्रेशर। ठीक है, ठीक है ये। और कोई डाउट है? सर 41 41 41 40 तो हो गया होगा ना ये, 40वां। 41 देख लेते हैं। The carbon dioxide gas does not follow gaseous law at all ranges of pressure and weight, क्योंकि बेटा अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है यहाँ पर। सी पार्ट यहाँ पर, द अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। ये मैंने ग्राफ में ही बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करता है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पर है, किसी भी गैस मॉलिक्यूल अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्या होगा बेटा, वहाँ पर करेक्शन प्रेशर आ जाएगा। इसका मतलब वो रियल गैस को फॉलो करेगा, आइडियल गैस तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ आप देख लो, यहाँ पर इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कर रहा है, इट इज ट्राइटॉमिक गैस। ये तो करेक्ट है, यहाँ पे इससे कोई मतलब तो है नहीं। ट्राइटॉमिक गैस से मतलब यह फॉलो नहीं करेगा। इंटरनल एनर्जी क्वाइट हाई, इंटरनल एनर्जी कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सी पार्ट ही करेक्ट होगा, अट्रैक्टिव बिटवीन द मॉलिक्यूल, अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। और सर अट्रैक्टिव फोर्स ए वैल्यू से चेक करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स बेटा n² a/v², जितना ज्यादा ए वैल्यू होगा, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स बेटा मैंने बताया था, जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है ना, वान डेर वाल गैस इक्वेशन में तुमने 2 टर्म किया था। एक तो था तुम्हारा प्रेशर, करेक्शन प्रेशर, तो क्या था n² a/v², ये किया था। दूसरा था v - nb। ठीक है, तो v - nb ये क्या था बेटा, ये था करेक्शन वॉल्यूम, और ये था बेटा करेक्शन इन प्रेशर। जो करेक्शन इन प्रेशर था कैसे आया था, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल है वो रियल गैस को फॉलो करेगा, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं होता है। ओके सर। तो हो गया पूरा। सो 43 क्वेश्चन नंबर 43। ये क्या है, क्वेश्चन क्लास में कराया गया है, पढ़ो क्लास में, Yes, sir, क्लास में yes. पढ़ो। और किसी को कुछ? 48 48 द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट ए गिवन टेम्परेचर हो इज जाएगा ट्वाइस। ये तो। बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर पूछो, ठीक है। तो बाकी जो लोग अभी को ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, उनके लिए है बेटा, तुम लोग एग्जाम हॉल में भी इसका 10 मिनट लेट जाना, ठीक है। जब आरटी का हाफ एग्जाम हो जाएगा, हाफ आवर, तब जाना वहां पे एंटर करना है क्लासरूम में। तो सो तुम लोग उठ रहे हो, घर में बैठे हो, एग्जाम में यहाँ पर आना आता तो क्या होता है, हाँ टाइम पर आओ, है ना। घर पर बैठे हुए हो, उसमें भी तुम ज्वाइन करने में लेट हो जा रहे हो। किसी ने व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ठीक है। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा।
जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप उसने फर्स्ट क्लास ज्वाइन नहीं किया था मेरा, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। किसने पूछा था बेटा क्वेश्चन? ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, जिसने क्वेश्चन पूछा था। ये हैंड रिटन यहाँ पर नोट्स है। तुम्हें लोग क्लास का है ना बेटा, देख लो, ग्रुप में था। अगर नहीं बोलो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, इसका मतलब इस क्लास का एक क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्लास का होगा। ठीक है, आगे जाते हैं बेटा। यहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था वर्क एंड हीट। तो हीट मैंने बताया था, मैं यहाँ पर तुरंत पहले रिवाइज करता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि रिवीजन नहीं हो पाता है ना, तो रिवीजन में थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास तक जो भी पढ़ाया गया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। तो देखो बेटा, इससे पहले मैंने बहुत सा बेसिक सा चीज़ बताया था। जैसे इंट्रोडक्शन बताया था कि फ्लो ऑफ हीट क्या होता है ना, कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेसिकली। ठीक है, और इसका यूज क्या होगा, हम लोग क्यों थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, स्टडी क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, की कोई रिएक्शन होगा तो क्यों होगा। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स है। देखो सो को उठ रहे हैं, अभी को याद आया कि यहाँ क्लास भी है। सम बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स में नंबर 1 है सिस्टम। सराउंडिंग सिस्टम क्या होता है मैंने बता दिया था। जहां पर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं वो सिस्टम होगा। सराउंडिंग, तो जहां पर हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है वो है तुम्हारा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अलावा जो पार्ट बच गया यूनिवर्स का हो जाएगा सराउंडिंग। टाइप ऑफ सिस्टम, तो 3 टाइप का सिस्टम होता है बेटा, है ना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन क्या होगा, अगर मास ऑफ और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो जाए सिस्टम से सराउंडिंग में, तो उसको तुम बोलोगे ओपन सिस्टम। ठीक है, और अगर कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो क्लोज सिस्टम, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। अगर मास ट्रांसफर ना हो, केवल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है तो क्लोज्ड सिस्टम होगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा बेटा, मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, तो स्टेट ऑफ सिस्टम मैंने बता दिया था, है ना। स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब कि जो प्रॉपर्टी है अगर कोई इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करे तो उसको स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलोगे। स्टेट वेरिएबल्स, तो जो वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं स्टेट को डिफाइन करने के लिए उसको स्टेट वेरिएबल्स बोलोगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड देयर टाइप, तो अलग अलग टाइप का थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, साइक्लिक एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है, देख लेना। क्लास टाइम पर ज्वाइन होना है, 4 बजे का क्लास का टाइमिंग है। ठीक है, अलार्म लगा लो सोने से पहले। आगे यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1, कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ दिया गया था, तुमने कर लिया होगा। ठीक है, तो ये मैंने रिवाइज करा दिया, थोड़ा सा क्विकली रिवीजन हो गया। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगा, अगर रिवीजन तुम लोग करना है बेटा तो यहाँ पर जो वीडियो है वीडियो से रिवाइज करो, वीडियो थोड़ा फास्ट कर दो वहाँ पर। ठीक है, 2x या 3x कर दो और उस वीडियो को देखो फास्ट फॉरवर्ड करके, तो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो क्लॉक ने बता दिया था। हाँ बेटा बोलो। सर आपने पिछले बार टीवी डायग्राम में जो वर्क निकालने के लिए क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ, उसमें सर एक था वो इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, तो उसमें जैसे आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कैसे ज्वाइन कैसे कर दिया, वो तो अभी बता रहा हूँ बेटा, अभी मैंने बताया नहीं उसको। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, ओके सर। हाँ, तो उसको मैंने बता दिया किस तरह से हम लोग कर लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग, आगे बता देंगे। ठीक है, पढ़ लेंगे उसको, क्योंकि उसको पढ़ना अभी। ठीक है, जो पीवी डायग्राम उसमें देखना हम लोगों को। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया, हीट एंड वर्क। तो आए थे वर्क पर, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने बता दिया बेटा। वर्क क्या होगा, W = -P/dV। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन में जो वर्क डन है वो 0 होगा, ये भी मैंने बता दिया था। दूसरा था आइसोकोरिक प्रोसेस, तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में तुम वर्क को निकालोगे तो कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। आइसोबारिक, W = -P∆V, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैंने बताया था ये वर्क डन। थर्ड है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस।
ठीक है। तो वहां पर ये फॉर्मूला तुमने ड्राइव किया था, W इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाई V1, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज करा दिया था, ये एक्सरसाइज हुआ था, है ना। तो इसमें से मैंने केवल बताया था जो यहाँ पर यूज होगा वो है यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए थर्ड, केवल थर्ड के लिए मैंने बताया था। थर्ड के लिए वर्क डन कितना आएगा ये मैंने तुमने है ना यहाँ पर बता दिया था। थर्ड के लिए जो वर्क डन होगा, है ना, ये डिराइव करके यहाँ पर इसको सॉल्व किया था, ठीक है। ये डेरिवेशन हुआ था ऊपर, डेरिवेशन यहाँ पर तुमने किया था। इसमें तुम वैल्यू रख दोगे, एन का वैल्यू रखोगे, आर वैल्यू रखोगे, टी का वैल्यू रखोगे, V2 और V1 वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे जाते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो वर्क डन क्या होगा? तो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन W इज इक्वल टू वर्क डन W फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू द, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन क्या होगा बेटा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? तो एडियाबैटिक प्रोसेस बेटा होता क्या पहले ये बताओ। एडियाबैटिक प्रोसेस में जीरो होता है। हाँ, मतलब कि जो हीट ट्रांसफर है, जो Q का वैल्यू है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो W है, W इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है, ठीक है। वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ पर N क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। CV क्या होता है बेटा? बताया था मैंने, CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मोनोटाइमिक गैस दिया गया है या डायटामिक गैस दिया गया है या फिर कोई भी गैस दिया गया हो तो उसके लिए तुम CV वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या बेटा? डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ उसको तुम देख कर बता सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ होगा, ठीक है। इस फार्मूले को नोट कर लो। इस फार्मूले को हम लोग आगे डिराइव करेंगे क्योंकि ये जो फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डिराइव होगा, अभी नहीं तुम बता पाओगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, W इज इक्वल टू NCV डेल्टा T फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। नोट कर लिया? आगे चलते हैं पीवी डायग्राम। तो अगर पीवी डायग्राम दिया गया हो, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम दिया गया हो, पीवी मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम, तो अगर पीवी डायग्राम दिया गया तो वहां पर वर्क डन कैसे निकालोगे? सो वर्क डन इन पीवी डायग्राम, जो पीवी डायग्राम है ना, तो उसमें वर्क डन कैसे निकले? जैसे तुम्हें एक ग्राफ इस तरह से दिया गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है पॉइंट A से पॉइंट B तक गया, पॉइंट B से पॉइंट C तक गए हो तुम, ठीक है। पॉइंट C से ये पॉइंट A तक आए हो, ठीक है। फिर वापस पॉइंट A से ये पॉइंट C से पॉइंट D होगा, पॉइंट D, फिर पॉइंट D से तुम वापस पॉइंट A पर चले गए, तो ABCD, ठीक है, ये तुम्हारा एक साइकिल बन गया है ना। और यहाँ पर तुम्हें वर्क डन निकालना है, वर्क डन। तो ये तुम्हारा पीवी डायग्राम है, मतलब कि जो वाई एक्सिस है वहां पर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रिफाइन कर लेते हैं। जो ग्राफ दिया गया है यहाँ पर हम लोग कुछ प्रेशर और वॉल्यूम को ले लेते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 हो गया, यहाँ पर प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 हो गया, ठीक है। अब A से B तक तुम जा रहे बेटा। यहाँ देखोगे तुम जो पूरा प्रोसेस है इसको तुम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, जो पीवी डायग्राम में यहाँ पर है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर। जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में जो सिस्टम है, सिस्टम स्टेट A से स्टेट B में जा रहा है, ठीक है, A to B। तो जो A to B प्रोसेस है क्या है बेटा? A to B प्रोसेस में देखोगे वॉल्यूम तो V1 से V2 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन प्रेशर P2 से P2 में ही है। यहाँ पर भी प्रेशर P2 है, पॉइंट A पर देखो प्रेशर कितना है बेटा? P2 है ना। पॉइंट B पर प्रेशर कितना है? वहां पर भी P2 है। तो प्रेशर P2 से P2 मतलब प्रोसेस कौन सा हुआ? कैसा पाथ है ये? आइसोबारिक प्रोसेस है ना। हाँ, तो आइसोबारिक पाथ ही है। तो A to B हो गया तुम्हारा आइसोबारिक पाथ, आइसोबारिक। और आइसोबारिक में वर्क डन W क्या होता है? वर्क डन W इक्वल टू माइनस P डेल्टा B, अभी ऊपर मैंने डराइव कराया था, है ना। तो W इक्वल टू माइनस P क्या हुआ यहाँ पर? P2 हो गया, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1,
V2 माइनस V1 कर दिया, ठीक है। V2 यहाँ पर हुआ माइनस V1, ये होगा रिलेशन नंबर 1, ठीक है। अब B2C आ जाओ, पॉइंट 2 ले दिया यहाँ पर, पॉइंट 2 हो गया B2C, B2C। तो B2C क्या हुआ, B से C में जाओगे तो प्रेशर तो P2 से P1 मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है B2C में, P2 से P1 में आ रहे हो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रेशर। लेकिन वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम पॉइंट B पर V2 है, पॉइंट C पर भी V2 है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया ना, बताओ। Yes, तो sir. वॉल्यूम कांस्टेंट Yes. हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को क्या बोलते हो? आइसोकोरिक Isocoric. ये हो गया आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन W क्या होता है, ऊपर बताया था मैंने Zero. पॉइंट 2 में, वर्क डन इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, ये भी तुरंत निकाल लो, T2A जाओगे तो क्या होगा, ये T2A भी क्या होगा, तो बात करोगे D2A में, D2A भी क्या होगा बेटा, आइसोकोरिक, Isocoric. आइसोकोरिक में वर्क डन 0 होगा, ठीक है। तो दो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया बेटा, B2C और D2A, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क कहाँ पर हो रहा है बेटा, A से B में जाए तो वहां पर वर्क हो रहा है, और C to D जाओगे तो वहां पर भी वर्क होगा। तो C to D देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट 4 ले लेते हैं, C to D। तो C to D क्या है बेटा, C में देखो, C में वॉल्यूम V2 है, D में वॉल्यूम V1 है, तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। लेकिन C पर वॉल्यूम P1, प्रेशर P1 है, और D पर भी प्रेशर P1 है, दिख रहा है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। Yes, sir. तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस क्या होगा, Isobaric. आइसोबारिक प्रोसेस। और आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन W इक्वल टू होता है माइनस P डेल्टा V, है ना। तो रख देते हैं यहाँ पर माइनस P का वैल्यू क्या है बेटा, माइनस P1 हो गया, डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा बेटा, V1 माइनस V2, ये तो होगा, वर्क डन होगा V1 माइनस V2, ठीक है, लिख दिया। तो टोटल वर्क निकालना तुम्हें, टोटल वर्क इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो जो तुमने अलग अलग प्रोसेस में तुमने वर्क डन निकाला उसको ऐड कर दो, है ना। तो W1 क्या होगा बेटा, माइनस P2, V2 माइनस V1, W2 0, W3 तुमने 0 निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 हो गया, और जो फोर्थ है यहाँ पर वर्क डन हो गया माइनस P1 माइनस V2, ठीक है। तो प्रोसेस को और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये V2 माइनस V1 है, और यहाँ पर V1 माइनस V2, यहाँ से माइनस कॉमन कर लोगे तो यहाँ पर भी V2 माइनस V1 हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 कॉमन कर लो, V2 माइनस V1, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आएगा V2 माइनस V1, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, सेकंड ब्रैकेट में आएगा P1 माइनस P2, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 ये हो जाएगा V2 माइनस V1, ठीक है। तो V2 माइनस V1 ये हो गया V2 माइनस V1, है ना। तो गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, मैं फिर से देख लेता हूँ। ये हो गया माइनस P2, V2 माइनस V1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस P1, V1 माइनस V2, तो V1 माइनस V2, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरे प्रोसेस में से यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म कॉमन कर बेटा, यहाँ से देखो, अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा यहाँ पर, V2 माइनस V1, सेकेंड ब्रैकेट से माइनस तुमने कॉमन किया है, ये हो जाएगा P2 माइनस P1, ठीक है। तो माइनस V2 माइनस V1, P2 माइनस P1, तो एक ब्रैकेट में V2 माइनस V1 और सेकेंड ब्रैकेट में है P2 माइनस P1, तो V2 माइनस V1 मतलब ये लेंथ हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये हो गया तुम्हारा V2 माइनस V1। देखो यहाँ से यहाँ तक V2 हो गया, V2 माइनस V1 ये सेपरेट करे तुमने, है ना। तो V2 माइनस V1 यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा, ठीक है। और P2 माइनस P1 क्या हुआ, ये वाला लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, तो बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ये तो हुआ V2 माइनस P1 तुम्हारा हो गया बेस, और P2 माइनस P1 हो गया तुम्हारा हाइट। तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका क्या आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना।
तो अब ये तुम्हारा एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया आ गया, और एरिया क्या होगा बेटा, निगेटिव। यहाँ पे जो एरिया आया है वो निगेटिव एरिया है, ठीक है। सो माइनस एरिया, ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी है। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर एरिया दिख रहा है बेटा, तो जो एरिया यहाँ पर आएगा, इस एरिया तुम क्या बोलोगे, वर्क डन। तो यहाँ जो साइकिल बेटा, साइकिल को हमने कुछ इस तरह से बनाया था, जो साइकिल है किस तरह से यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो किस तरह से तुम मूव कर रहे हो। पहले तुम ए से बी गए, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए, ठीक है। इसका मतलब ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल हुआ बेटा, ये क्लॉकवाइज साइकिल है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज साइकिल में जो वर्क डन आ रहा है इन क्लॉकवाइज साइकिल ऑफ पीवी डायग्राम, वर्क डन इज इक्वल टू द माइनस ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें दो चीज मिलेगा, दो पॉइंट तुम्हें नोट करने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो एरिया इन पीवी डायग्राम, सॉरी वर्क डन इन पीवी डायग्राम। तो वर्क डन क्या होगा यहाँ पर, नंबर 1, ठीक है, नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाई, ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बाई क्लॉकवाइज साइकिल, ठीक है, सेकंड। और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन क्या होगा बेटा, प्लस, ठीक है, एरिया इनक्लोज्ड बाई एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। ठीक है, उसको नोट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग एरिया को देख कर बता सकते हैं कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो नोट कर लो पूरा। ऊपर मैं स्क्रॉल कर दूं। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से कर दे रहा हूँ ताकि तुम लोग इसको नोट भी कर लो। ये डायग्राम यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना, ठीक है। ये 6 है पीवी डायग्राम। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ, इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैंने बताया बेटा इसको कॉपी कर लो यहाँ से, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट लो। बहुत आसान देखो बेटा, कुछ डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं मैंने बताया था, ठीक है। तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि अगर पीवी डायग्राम है तो पीवी डायग्राम में वर्क डन कैसे निकालोगे। इस तरह से वर्क डन निकाला जाता है, मतलब जो एरिया आएगा पीवी डायग्राम में, एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन। ये केवल और केवल पीवी डायग्राम में है। अगर मान लो पीवी डायग्राम के अलावा कोई दूसरा डायग्राम दे दिया, एसटी डायग्राम दे दिया गया, या फिर वहां पर टीपी डायग्राम दे दिया, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम दे दिया, तो वहां पर ये नहीं आएगा। तो वहां पर एरिया से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा, दूसरा कुछ मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। याद रखना, पीवी डायग्राम में ही वर्क डन मिलेगा। नोट कर लिया? यस सर। नोट कर लिया तो आगे चलते हैं। नोट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आगे यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ठीक है, मैंने क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन होगा उसको मैंने डीपीपी में डाल दिया है, ठीक है। तो डीपीपी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डीपीपी में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से डिस्कस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है। तुम्हें एरिया निकालना होगा और एरिया तुम बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तुमने बहुत अच्छे से बेसिक मैथ पढ़ा है, तो बेसिक मैथ का यूज होगा यहाँ पर। बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट दिया जाएगा। अगर तुम्हें सर्कल के एरिया निकालना है तो क्या होगा, सर्कल का एरिया सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, है ना, उसका यूज कर सकते हो। और अगर तुम्हें यहाँ पर अगर ट्रायंगल दिया गया है तो बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, उसका भी एरिया आ जाएगा, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई 2। तो एरिया तुम्हें निकालने आता है, बस यही करना है। आ जाते हैं आगे हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स में। हाँ बोलो सर। ये वर्क तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं ना? नहीं, यहाँ पर जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए मैंने केवल एक ही बताया। यहाँ पर देखो, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो था यहाँ पर जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ये जो तुमने जहां पर तुम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूला निकालते हो, कहीं भी तुमने इंटीग्रेशन किया, कहीं तुमने डिफरेंशिएशन किया, dx/dt है ना, तुमने डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, और वहां पर तुम कुछ फॉर्मूला निकाल रहे हो।
तो वो होगा तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। जैसे तुमने पी डेल्टा वी कर दिया, पी डेल्टा वी, तो यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम आ गया, यहाँ पर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने जो फॉर्मूला नंबर 4 डराइव किया था, वर्क डन W इक्वल टू, है ना, वर्क डन W इक्वल टू माइनस एन आर टी, है ना, ln v2 बाई 1, जो भी तुमने यहाँ निकाला था, तो ये जो फॉर्मूला था बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो वहां पे ये फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है मैंने डीपीपी में डाला हुआ है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो क्वेश्चन बेटा हो जाएगा, है ना। और आगे भी हम लोग क्वेश्चन ढेर सारा करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट लॉ के बाद, ठीक है। सर आगे आ जाते, हाँ डीपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या 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 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, हाँ बेटा बोलो, एक मिनट, यस सर, में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, सर पहले डीप में। यस सर, लास्ट के क्वेश्चन सुनो। डीपीपी का मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। डीपी तुमने सॉल्व किया आज ही, तो डीपीपी ऑनलाइन हुआ होगा। यस सर, सर लास्ट के 4 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स की पहली वाली डीप। एक मिनट, ये तुम्हारा है केमिस्ट्री, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर तुम लोग को 2 डीपी मिला होगा, 5B और 5A। तो 5A या 5B कौन सा? 5A। 5A 5A में क्वेश्चन में बोलना बेटा, लास्ट के 4। 8 9 लास्ट के 4, ये 7 8 9 10। यस सर। नहीं सर, 7 तो है, 8 9 10 सर 8 9 10। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर गलत आ गया ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैथ के क्वेश्चन है बेटा ये सब, तो अभी मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम यहाँ से आता है ना, एक मिनट। और बाकी तुमने देख लिया, बाकी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर स्टेट्स ऑफ मैटर के लास्ट में 10 के आगे कुछ भी नहीं रहा था। नहीं नहीं, क्वेश्चन सही है ना, मतलब इसी केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, बाकी सब ना। यस सर। ओके, बाकी हो नहीं रहा है या नहीं होगा तो उसको देख लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही होना चाहिए, है ना। अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर, ऐसा वो कह रहा है कि सर 10 क्वेश्चन के आगे नहीं आ रहा। स्टेट्स ऑफ मैटर की डीपीपी है, इसमें 15 क्वेश्चन है, लेकिन 10th क्वेश्चन के आगे खुल नहीं रही है। स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर, तो पहले तो इसको मैं क्वेश्चन 8 9 10 में यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली इसको नोट कर लेता हूँ, क्वेश्चन 8 9 10। तो ये हो गया 5A क्वेश्चन नंबर 8 9 10। 8 होगा ये, 9 10। कौन सा क्वेश्चन बेटा है स्टेट्स ऑफ मैटर में? डीपीपी नंबर सर लास्ट में ये तुम्हारा 4A ना, यही ना, 4A। तो 4E मैं ओपन कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th के बाद। यस सर, 10 क्वेश्चन ही तो है यहाँ पर। सो शो 15 कर रहा था। यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही है बेटा, देखो यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही है, ठीक है। 15 क्वेश्चन नहीं है, गलत लिखा होगा वहाँ पर, जिसने भी ये अपलोड करने वाले ने गड़बड़ किया है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 10 क्वेश्चन है केवल। ओके सर, ठीक है, इसने गड़बड़ लिख दिया होगा, ठीक बेटा। तो मैं इसको देख चेक कर लेता हूँ। और ये 5B को तुमने दिखा किया बेटा, 5B में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन में। डिस्कस तो अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा डिस्कस इसको, क्योंकि बाकी लोग अभी करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट यहाँ देखोगे 2 और 3 है, तो केवल 3 स्टूडेंट ने आज किया होगा, इसको केवल 2 स्टूडेंट ने किया होगा। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा, मतलब कि क्वेश्चन तो सही है ना, डाउट तो बाद में देखेंगे। 5B में कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें 4 क्वेश्चन गड़बड़ आ गया, देख लेंगे उस क्वेश्चन को।
ओके, तो हम लोग को यहाँ देखना पढ़ना है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो मेरे को बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है, थर्मोकेमिस्ट्री भी यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है, काफी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चैप्टर बड़ा है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो तुम लोगों को है ना थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो बाकी चैप्टर है उसका डबल मेहनत अब आगे करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर भी थोड़ा सा है, इसके आगे चैप्टर पढ़ोगे है ना, उसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको करना पड़ेगा, है ना। जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ घर पर जाकर रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब यही करना है तुम्हें। पहले तो क्या था कि अगर तुम रिवाइज भी नहीं करते तो हो जाता था, लेकिन अगर तुम इन सबको रिवाइज नहीं करोगे, जो डीबीपी दिया जा रहा है डीबीपी को नहीं करोगे, है ना, तो चीजें समझ में नहीं आएगा। तो पहला तो ये काम करना है, क्लास में आने से पहले चीजों को रिवाइज करो। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना जाता है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ बेटा, लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया है मैं बोल रहा हूँ अपना नोट्स, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको तुम रिवाइज करके आओ क्लास में, ठीक है। जो डीबीपी दिया जा रहा है उस डीबीपी को जरूर करो। जो क्वेश्चन कराया जा रहा है क्लास में उस क्वेश्चन को एक बार देख लो, एक नजर मार लो वहां पर, ठीक है। कैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, इसका सोल्यूशन कैसे आया, इसको एक बार देखो, तब बस हो जाएगा बेटा, ठीक है। डिफिकल्ट तो मतलब यही है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में कम आएगा, ठीक है, या तो कम आएगा तो नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, अब मेहनत उतना ही करना है जितना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं तुम अलग अलग बुक उठा के पढ़ने लग जाओ, है ना। यहाँ पर जर्नल्स वगैरह नहीं पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। अतः इंटरनल एनर्जी क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट होता है इंटरनल एनर्जी से। इसके पहले हम लोगों ने वर्क और हीट पढ़ लिया है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पढ़ लिया है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता क्या है बेटा, अगर सिस्टम से एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा, है ना, अगर तुम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो तो एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो, एनर्जी अगर ट्रांसफर करोगे तो एनर्जी सिस्टम से ही सराउंडिंग ट्रांसफर होगा। ये तुम्हारा सिस्टम हो गया, तो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होगा। तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो केवल दो टाइप का होता है, या तो वो वर्क होगा या तो हीट होगा, है ना। बस तुमने यही पढ़ा कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो एनर्जी या तो वर्क होगा या तो हीट होगा। हम लोग आगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अब अलग सा एनर्जी हम लोग पढ़ना है बेटा, वो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी है ये ट्रांसफर एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता बेटा। जब एनर्जी ट्रांसफर होगा या तो ये एनर्जी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होगा, या फिर ये एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो एनर्जी का ट्रांसफर बस इन्हीं दो मीडियम्स में हो सकता है, या तो वर्क के फॉर्म में होगा या तो हीट के फॉर्म में। इतना समझ आ रहा है बेटा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में? ओके, तो आते हैं इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है उसको देखो, काफी चीजें यहाँ पर लिखा गया है, 4 पॉइंट्स लिखे गए यहाँ पर, हर एक पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे। इन थर्मोडायनेमिक्स टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू, ठीक है। टोटल एनर्जी मतलब पूरा का पूरा जो एनर्जी होगा सिस्टम का, जो पूरा एनर्जी है उस एनर्जी को तुम बोलोगे इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा, तुमने पढ़ा होगा बहुत पहले ही, टोटल एनर्जी क्या होता है? सर उसके अंदर हर तरह की एनर्जी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर तुमसे फिजिक्स में पूछा जाए टोटल एनर्जी निकालो किसी भी मूविंग पार्ट के लिए, है ना, तो क्या निकालता है? टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये तुमने फिजिक्स में पढ़ा था। तो वहां पर हम लोग जो एनर्जी निकालते थे वो मूविंग ब्लॉक का होता था, है ना। कोई सब्सटेंस था, वहां पे तुमने एक ब्लॉक ले लिया मास m का, वो मूव कर रहा है या फिर किसी हाइट पर है, ठीक है। तो वहां पर तुम टोटल एनर्जी निकालते थे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी T इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये इजीली निकल आता था। लेकिन अब क्या होगा बेटा, अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में कोई वुडन ब्लॉक तो है नहीं, यहाँ पर गैस है ना, गैस यहाँ पर उड़ रहा है। तो गैस का हाइट तुम कैसे मेजर करोगे? मेजर तो नहीं कर पाओगे कि इसका mgs से तुम यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। अगर तुम इसका काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो किसी गैस का स्पीड ज्यादा होगा, किसी गैस का स्पीड कम होगा, है ना। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी उतना एक्यूरेटली नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी तुम निकालते हो वो टोटल एनर्जी हम लोग इन दो मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। मतलब काइनेटिक जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग गैसियस सब्सटेंस का नहीं निकाल पाएंगे। मतलब जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में हम लोग टोटल एनर्जी निकालना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होता क्या बेटा, अगर मान लो कोई गैस है, गैस से किसी सिलेंडर में
किसी कंटेनर में कन्फाइंड है, इसके अंदर बंद है गैस, है ना, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी तुम्हें निकालना है। तो इस गैस बेटा अगर तुम देखो पूरा पूरा जो गैस है कहीं पर मूव नहीं कर रहा है, किसी हाइट पर नहीं, इसके अंदर जो गैस कन्फाइंड है उसका तुम्हें टोटल एनर्जी निकालना है। तो टोटल एनर्जी यू क्या होगा, इस गैस का टोटल एनर्जी होगा, है ना, तो इस गैस के अंदर जो गैस पार्टिकल होगा उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, है ना, उसके बीच में बॉन्ड्स बना होगा तो बॉन्ड एनर्जी होगा, तो यहाँ तुम लिखते हो बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। प्लस जो गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल उससे कोलाइड करेगा, तो कोलाइड करेगा या फिर उसमें कुछ वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पर वाइब्रोनिक एनर्जी या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी, तो बोलते हैं वीई में लेते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। वहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल है, अगर डायनामिक गैस मॉलिक्यूल है तो रोटेट करेगा, तो यहाँ पर होगा रोटेशनल एनर्जी, है ना। तो अगर गैस मॉलिक्यूल है तो गैस मॉलिक्यूल एटम से बना होगा, यहाँ पर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को तुमने यहाँ पर लेते हैं। इस तरह से ढेर सारे पॉसिबल एनर्जी हो सकते हैं, इन सब एनर्जी को ऐड करोगे, जितना भी पॉसिबल एनर्जी हो सकता है इन सबको ऐड करोगे। ये बेटा ये बॉन्ड एनर्जी मैं लिख दे रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो बॉन्ड एनर्जी, है ना। और ये तुम्हारा हो गया वाइब्रेशनल, वाइब्रेशनल, ये हो गया रोटेशनल, है ना, ये हो गया एक्साइटेशन, जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, इस तरह से, है ना। बहुत सारे यहाँ पे कुछ तो हमको मालूम था, मैंने लिख दिया, इस तरह से बहुत सारे एनर्जी हो सकते हैं। इन सब एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या आएगा बेटा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टेट, या जो सिस्टम है सिस्टम का इंटरनल एनर्जी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि हमें मालूम नहीं है सब जो एनर्जी है ना। तो अगर किसी भी सिस्टम का तुम्हें इंटरनल एनर्जी निकालना हो तो क्या उस इंटरनल एनर्जी को निकाल पाओगे तुम, क्योंकि तुम्हें कुछ तो मालूम है कुछ नहीं मालूम है ना। इसका मतलब हम लोग किसी भी सिस्टम का एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, तो इंटरनल एनर्जी निकालना काफी डिफिकल्ट होगा, है ना। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे तो उसके जवाब हम लोग क्या निकालते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू निकालते हैं, ठीक है, डेल्टा यू निकाल देते हैं, ठीक बेटा, समझ में आ रहा है बेटा। डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तुम एब्सोल्यूट एनर्जी को नहीं निकाल पाओगे कि स्टार्टिंग से, है ना, पूरा पूरा इंटरनल एनर्जी कितना होगा तुम नहीं निकाल पाओगे, लेकिन इस एनर्जी में चेंज कितना आया, पहले कितना था अब कितना, इसमें जो चेंज आया, चेंज तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तुम एब्सोल्यूट कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चेंज है चेंज इजीली मेजर कर पाओगे। तो हम लोग यहाँ पर इंटरनल एनर्जी न स्टडी करके हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा, यहाँ पर लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे और उसी का स्टडी करेंगे आगे, ठीक है। तो ये 4th पॉइंट में लिखा गया है, तो पॉइंट 2 भी पढ़ेंगे, पॉइंट 3 भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है बेटा, स्टेट प्रॉपर्टी क्या होता है, वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड हो, ठीक है, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिपेंड हो। अब किस पाथ से तुम जा रहे हो, है ना, ए से बी तक तुम किस पाथ से जा रहे हो, इस पाथ पर अगर डिपेंड नहीं हो रहा है, ये आइसोपोरिक पाथ है या आइसोबारिक है या आइसोथर्मल पाथ है, किस पाथ से तुम जा रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है, इसको तुम बोलोगे स्टेट फंक्शन, है ना। तो ये स्टेट फंक्शन है। उसे तुम्हें मालूम है कि वर्क और हीट को छोड़कर बाकी जितने भी प्रॉपर्टी है या जितने भी एनर्जी है सब क्या होगा, स्टेट प्रॉपर्टी या स्टेट एनर्जी होगा, ठीक है, स्टेट फंक्शन होगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा, स्टेट प्रॉपर्टी या स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ द स्टेट इज अचीव्ड। Point 3, absolute value of internal energy of substance cannot be determined. However, determining the absolute value of internal energy is neither necessary nor required. जरूरत भी नहीं है absolute value निकालने का, ठीक है। हम लोगों का काम केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालने से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एब्सोल्यूट एनर्जी निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लोगे, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ, जो बाकी चीजें इसका जरूरत नहीं है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके, बोलो बेटा, लिया या नहीं? यस नो कुछ भी? यस सर ले लिया सर। तो आगे हम लोग पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? ठीक है, तो एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्या बताता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये जो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम का, सिस्टम ऑफ सराउंडिंग का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होगा। न तुम क्रिएट कर सकते एनर्जी को, न तो तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद हो गया बेटा? तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड although it can be transformed from one form to another. This is known as the law of conservation of energy. तो काफी बेसिक सा रूल है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट तो काफी इजी हो गया, अगर 30 क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ तुम टिक कर दोगे हाँ ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आगे देते हैं बेटा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो क्या कहता है। ठीक है, तब देखो ये है तुम्हारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें क्या बोला गया है कि अगर तुम किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज करते हो, मतलब जो सिस्टम था यहाँ पर, सिस्टम था, सिस्टम पॉइंट ए पर था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर तुम जा रहे हो। ठीक है, तो अगर सिस्टम का तुम एनर्जी चेंज करो, जो इंटरनल एनर्जी तुम चेंज कर रहे हो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी की बात करता है। ठीक है, और यहाँ पर तुम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हो। तो पहले इंटरनल यहाँ पर यू इनिशियल था यू आई। ठीक है, पॉइंट ए पर सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी था वो यू आई था, मतलब क्या था बेटा ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यहाँ से कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुआ सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। ठीक है, एनर्जी तुमने ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से क्या हुआ बेटा, जो सिस्टम है सिस्टम का एनर्जी यू आई से यू फाइनल में चेंज हो गया। ठीक है, पहले इंटरनल एनर्जी कितना था बेटा यू आई, इनिशियल इंटरनल एनर्जी था, यू फाइनल मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या होगा बेटा, वी एफ माइनस यू, सॉरी यू है यहाँ पर, यू एफ माइनस यू आई, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो मतलब ये जो एनर्जी इतना चेंज हुआ, डेल्टा यू तुमने निकाल लिया, फाइनल इतना था, इनिशियल इतना था, सब्ट्रैक्ट कर डेल्टा यू आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना होगा बेटा। अब देखो यू इनिशियल के पास कुछ एनर्जी रहा होगा, जो एनर्जी वो ट्रांसफर हुआ, तो तुम्हें मालूम है जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी केवल दो ही हो सकता है, या तो वर्क डन होगा या फिर हीट होगा। ठीक है, तो जो यू एफ है, मान लेते सिस्टम ने वो डब्ल्यू वर्क किया या फिर क्यू हीट लिया या फिर दोनों हुआ यहाँ पर। ठीक है, अगर डब्ल्यू वर्क हुआ तो जो एनर्जी चेंज होगा बेटा क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू। अगर केवल हीट ट्रांसफर हुआ, वर्क नहीं हुआ वहां पर, वर्क डन जीरो अगर है, तो डेल्टा यू क्या होगा बेटा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो गया। अगर दोनों हुआ बेटा, हीट भी ट्रांसफर हुआ और वर्क भी हुआ, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन डब्ल्यू प्लस हीट एक्सचेंज। तो यही है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो डेल्टा यू इक्वल टू यू ए माइनस, ये मैं यू आई कर ले रहा हूँ, यू एफ माइनस यू आई। ठीक है, यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक बेटा, ओके। अब आगे लिखा हुआ डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर यू आई और यू एफ है ना, यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है।
अगर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इंटरनल एनर्जी तो तुम क्या लिखोगे, du लिखोगे। अगर जो तुमने वर्क किया वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वर्क हो और जो हीट ट्रांसफर हुआ वो भी इनफाइनिटेसिमली स्मॉल हीट ट्रांसफर हो, तो क्या होगा बेटा, du इक्वल टू dq प्लस dw। ये होगा डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। और डिफरेंशियल फॉर्म का यूज कब करोगे बेटा, जब तुम्हारा सिस्टम है ना, सिस्टम रिवर्सिबल हो, ठीक है। अगर तुम्हारा सिस्टम रिवर्सिबल है तो डिफरेंशियल, देखो बेटा इनफाइनिटेसिमली स्लो या इनफाइनिटेसिमली स्मॉल वर्क कब होता है, कब करते हैं बेटा, जब रिवर्सिबल सिस्टम हो, सैंड रखा हो पिस्टन के ऊपर, है ना, जब पिस्टन पर सैंड रखा हो और सैंड को तुम 1 बाय 1 इस तरह से बाहर निकाल रहे हो, है ना, तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इनफाइनिटेसिमली स्लो होगा प्रोसेस। तो मैंने बताया था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है ना। तो अगर वेरी स्लो प्रोसेस हो या फिर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल फ्रेगमेंट में प्रोसेस हो रहा हो तो रिवर्सिबल होगा। तो जहां पर भी रिवर्सिबल प्रोसेस है वहीं पर तुम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का साइन लगा सकते हो। तो ये तुम्हारा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ तुमने डी लगा दिया, ये वर्क डन हो गया, ये dq हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक बेटा। तो इसको नोट कर लोगे, बाकी चीजें मैंने हटा दिया, नोट कर लिया होगा ये, क्योंकि 2 ही 3 लाइन है यहाँ पर। yes, इसके बाद हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, है ना। तो जो साइन कन्वेंशन है ये हम लोगों के लिए वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, वर्क और हीट के लिए साइन कन्वेंशन निकालना है कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, या फिर जो हीट है, हीट का वैल्यू हम लोग कब नेगेटिव लेंगे, कब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। इसको समझना काफी आसान है, ध्यान देना बेटा, क्योंकि ये कई लोग गड़बड़ा देते हैं। इसका आंसर भी गड़बड़ा था कई लोगों का। क्यों आता है गड़बड़, क्योंकि वो फीस ज्यादा पढ़ लेते हैं। जब फीस ज्यादा पढ़ लोगे तो ये आंसर आएगा बेटा, गड़बड़ गड़बड़ उल्टा सीधा आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में जो साइन कन्वेंशन है वो सराउंडिंग के हिसाब से, हम लोग सिस्टम के हिसाब से करते हैं। देखो जैसे तुमने यहाँ पर एक पिस्टन बना दिया इस तरह से, चलो ये सिस्टम बना देता हूँ, पिस्टन को छोड़ो, ये सिस्टम है और सिस्टम के अंदर तुम हो, ठीक है। सिस्टम के अंदर तुम हो, यहाँ पर दिख रहा है बेटा, है ना। अब क्या होगा, तुम्हें बताना है कि तुम्हारा एनर्जी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। जब तुम्हारा एनर्जी इंक्रीज होगा तो तुम प्लस साइन लोगे, जब तुम्हारा एनर्जी डिक्रीज होगा तो माइनस साइन लोगे। तुम क्या बेटा, तुम सिस्टम हो, ठीक है। तुम अपने आप को सिस्टम अज्यूम करो, ठीक बेटा। अब मान लो मैं बाहर से W हीट दे रहा हूं, सॉरी Q हीट दे रहा हूं यहाँ, ठीक है। मतलब सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हीट जा रहा है Q। तो अब बताओ बेटा, तुम गर्म हो गए ठंडा हो जाओगे, हीट इंक्रीज होगा ना। यस सर। yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर साइन क्या लोगे बेटा, अगर हीट बढ़ रहा है प्लस होगा पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव। यहाँ आप लिखोगे हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को हीट दे रहे हो तो क्या होगा बेटा, वो पॉजिटिव होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा बेटा, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव। ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम, ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि अगर तुम हीट यहाँ से निकाल लोगे तो एनर्जी कम हो जाएगा, और तुमने हीट यहाँ से निकाल लिया तो एनर्जी कम हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है। चलो ये तुम्हारा हीट के लिए हो गया। अब वर्क डन के लिए, ठीक है, वर्क डन। थर्ड पॉइंट, अगर मान लो तुम यहाँ पर वर्क कर रहे हो, ये पिस्टन है ना, पिस्टन है यहाँ पर, और तुम वर्क कर रहे हो, तो वर्क कैसे करोगे बेटा, जो पिस्टन है पिस्टन को ऊपर की तरफ यहाँ पर धक्का लगाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ धक्का लगाओगे, ठीक है। तुम यहाँ पर वर्क कर रहे हो, अगर तुम वर्क करोगे तो तुम्हारा एनर्जी कम होगा या बढ़ जाएगा, कम होगा। कम होगा। कम होगा ना, क्योंकि तुम पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का लगा कर ऊपर उठा रहे हो, है ना। इसका मतलब अगर सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, या लिखोगे वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क
डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम क्या होगा? अगर तुम वर्क करोगे तो एनर्जी तुम्हारा कम होगा, नेगेटिव, नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब इसका उल्टा ले लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम के ऊपर बाहर से वर्क किया गया तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इन चारों पॉइंट को तुम लिखोगे, ठीक है। सबको समझ में आ गया साइन कन्वेंशन? सर वर्क डन ऑन सिस्टम कैसे होगा? बाहर से कोई यहाँ पर फोर्स लगा रहा हो, बाहर से तुम एनर्जी दे, यहाँ पर तुम क्या करो, एनर्जी ट्रांसफर होगा ना बेटा। वर्क क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग सिस्टम, तो सराउंडिंग से एनर्जी तुम ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, ये तो होगा। एनर्जी ट्रांसफर करोगे तो कहाँ जाएगा वो एनर्जी? सिस्टम के अंदर तो आएगा। यस सर, यस, ओके सर। लगा लो यहाँ पर, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यहाँ कुछ पॉइंट्स है, एक्सरसाइज 1 करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 2 भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन को बाद में देखेंगे हम, है ना। एक्सरसाइज 1 करेंगे पहले। एक्सरसाइज 1 में क्या लिखा हुआ है? 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली। यहाँ पर एडियाबैटिकली मतलब क्यू क्या होगा? यहाँ पर 0 डेल्टा क्यू अगेंस्ट, हाँ, तो यहाँ पर क्यू 0 हो जाएगा। डेल्टा क्यू नहीं बेटा, तो वर्क डन पढ़ो यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या लिखा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन लगाया तो यहाँ पर क्या होगा? डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पर पी एक्सटर्नल का वैल्यू दिया गया है, पी एक्सटर्नल इक्वल टू 1.5 एटीएम, ठीक है, फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 16 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या निकालना है? यहाँ पर तुम्हें क्यू निकालना, तुम्हें डब्ल्यू निकालना, तुम्हें डेल्टा यू निकालना है। तो क्यू क्या होगा बेटा? क्यू तुमने निकाला, क्यू इक्वल टू 0 हो गया, तो फर्स्ट लॉ फॉर्मूला इसका यूज करोगे, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो अगर क्यू 0 हो गया तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू होगा, है ना। तो डेल्टा यू इक्वल डब्ल्यू, और यहाँ पे देखो बेटा 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 1.5 एटीएम, ठीक है, फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 16 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम चेंज दिया है यहाँ पर 4 डेसीमीटर क्यूब से 16 डेसीमीटर क्यूब जा रहा था। यहाँ पर V1 दिया गया, V1 इक्वल टू 4 डेसीमीटर क्यूब, और V2 दिया गया 16 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब तो ये बताया नहीं बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस, यहाँ लिखा है बेटा, देखो यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं बताया गया है ना, है ना। Yes. इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल हो सकता है, और अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है और यहाँ पर जो तुम्हारा प्रेशर है कांस्टेंट प्रेशर है, पीएसएल क्या बेटा? कांस्टेंट है -1.5, तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा बेटा? वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू पीएसएल जो वैल्यू तुम यहाँ रखोगे -1.5 एटीएम, डेल्टा वी की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, जो डेल्टा वी है वो 16 - 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगा बेटा, तो -1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12, अब ये हो जाएगा एटीएम लीटर, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है वो एटीएम लीटर में आ जाएगा। इसका मतलब जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू -1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 एटीएम लीटर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब yes, जो एटीएम लीटर है इसको जूल में कन्वर्ट करना है। मान लो जो तुम्हारा आंसर दिया गया वो जूल में दिया गया है, तो एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुम्हें मालूम है 1 एटीएम कितने पास्कल होता है? पास्कल SI यूनिट है ना।
1 atm is equal to 1.01 into 10 power 5 पास्कल, ठीक है। और 1 लीटर क्या होता है बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब, ये होता है ना बेटा। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो ये पास्कल मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर W क्या होगा, W इज इक्वल टू -1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.01 इंटू 10 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -3 जूल। तो ये आंसर आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया, इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक बेटा। एक्चुअली यहाँ पर आंसर एटीएम लीटर में दिया गया है, तो एटीएम लीटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जूल में भी निकाल दिया है, तो मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। एटीएम लीटर तुम वैसे भी निकाल सकते हो, इसको मैं क्लोज कर दिया हूँ। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख डालो, ठीक है। इसका मैं सोल्यूशन में हो जाएगा बेटा। मैं कर दूं यहाँ पे इसका सोल्यूशन बना दूं यहाँ पर -1.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.01, ठीक है। 1.01 बाकी सब हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, तो 18.18 हो जाएगा। 18.18 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू द पावर 2 जूल, ठीक है। इट इज इक्वल टू, अगर किलो जूल में करना है तो 1 - 1.81 इंटू 10 पावर 10 1.12 किलो जूल, यहाँ पर किलो जूल, 1 किलो जूल में भी आंसर आ जाएगा। किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। नोट कर लो इसको। एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं, इसका ये हो जाएगा, एक्सरसाइज 2 करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे आ गया बाहर, सोल्यूशन को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो बेटा। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स 5 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 1 किलो जूल ऑफ वर्क। करो इसको। ट्राई करो बेटा, इसका हो जाए बता देना मुझे। अच्छा हो गया। चलो मैं करके दिखाता हूँ, जिसका नहीं हुआ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत ही आसान था, अब तक हो जाना चाहिए था सबका। जिसका नहीं हुआ देखेंगे। वर्क डन यहाँ बताना बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तुम्हें डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू के लिए तुम कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फॉर्मूला पढ़ा है। डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू। अब देखो क्यू कितना है, व्हेन सिस्टम एब्जॉर्ब्स 5 किलो ऑफ जूल, मतलब ये क्या हुआ प्लस 5 किलो जूल, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा 5 किलो जूल प्लस एंड डच, सिस्टम ने वर्क किया तो माइनस, हाँ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा -1 किलो जूल। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 5 - 1 4 किलो जूल। 4 किलो जूल। तो आंसर हो जाएगा 4 किलो जूल। यहाँ पे इसका मतलब जो आंसर लिखा गया गलत है, इस आंसर को 4 किलो जूल में कर देता हूँ, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करके यहाँ पे कर रहा हूँ 4 किलो जूल, प्लस में आएगा 4 किलो जूल। तो नोट कर लो। तो अभी तुमने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन किया है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, है ना। समझ बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान तो नहीं आएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है बेटा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन इस तरह से है, दिया गया है। तो तुम एक्सरसाइज देखोगे वहाँ पर एनसीईआरटी का, उसमें इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सॉल्व करना इस तरह क्वेश्चन जो है ना, डीपीपी में दिया जाएगा। तो उस डीपीपी में क्वेश्चन होगा वर्क डन का, हीट का क्वेश्चन है,
बाकी जो फर्स्ट क्लास क्वेश्चन में आज दे दूंगा, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तुम कर ले जाओगे। तो आगे हम लोगों को करना है, यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज पढ़ना है हम लोगों को, है ना। वर्क फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी। तो फर्स्ट लॉ भी तुमने देखा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसमें तुमने इतना देखा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखना है कि ये हीट कैपेसिटी क्या होता है ना। उसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, हीट कैपेसिटी होता क्या है, यहाँ पे एंथैल्पी को हम लोग डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी क्या होता है, ठीक बेटा। तो एंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी दोनों को यहाँ पर देखेंगे। तो एंथैल्पी क्या होता है बेटा, है ना, एंथैल्पी। तो यहाँ पर लिखा गया नीचे, द क्वांटिटी U plus PV इज नोन एज एंथैल्पी of the system and it is denoted by capital H. It represents the total energy stored in the system. Thus H is equal to U plus PV. It may be noted that like internal energy, enthalpy of an extensive property as well as state function. तो इसको मैं बाद में देख लूंगा, पहले आता है जो डेल्टा एच, जो एच है यहाँ पे, एच कैसे तुम निकालोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। अगेन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये पढ़ा होगा बेटा, यस यस ठीक है। यस सर। Q P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ओके। तो अगर हम लोग इसको आइडियल गैस जिम करें, फॉर आइडियल गैस, ऐसे नॉन आइडियल गैस पे तुम इसको निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इसको इजी कर रहा हूँ फॉर आइडियल गैस, ताकि तुम लोग समझ में आए। फॉर आइडियल गैस, है ना, P फॉर आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। And for reversible process, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो क्या यूज करो बेटा, और रिवर्सिबल प्रोसेस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P, ठीक है। ये भी होता है बेटा, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो Yes, sir. फॉर रिवर्स, तो यहाँ लिख देता हूँ, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और रिवर्सिबल प्रोसेस du इज इक्वल टू dq, ठीक है, dq माइनस p dv। ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहाँ पर अगर रिवर्सिबल प्रोसेस तो फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स तरह लिखते हो, है ना। यस ओके, du इज इक्वल टू dq प्लस p। सर आपने क्या लिखा है? du इक्वल्स टू, मैंने नहीं लिखवाया बेटा, डिफरेंशियल फॉर्म फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। समझ आ रहा है बेटा? यस अब तुम्हें मालूम है कि W इक्वल टू माइनस पी डी होता है, तो W इक्वल माइनस पी डी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब दोनों साइड, ठीक है, एडिशन ऑफ D of PV on both साइड, दोनों साइड सेम क्वांटिटी को ऐड करोगे तो इक्वेशन में कोई चेंज आएगा बेटा? जो इक्वेशन है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस सेम क्वांटिटी तुम दोनों साइड ऐड कर रहे हो किसी भी इक्वेशन में, तो जाएगा du प्लस D ऑफ PV। सही कर रहा हूँ, du इज इक्वल टू D ऑफ PV इज इक्वल टू dq माइनस p dv प्लस D ऑफ PV, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है उसको
है ना। इस तरह भी इसका बेटा डी यू प्लस पी वी, डी ऑफ यू प्लस पी। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, डी यू प्लस डी ऑफ पी वी होगा कि नहीं। देखो यस सर। ये दोनों सेम है कि नहीं, यहाँ पर सेम है ना बेटा, है ना। तो मैं यस सर। कलर में चेंज कर Yes, दे रहा हूँ sir. यहाँ पर। सो डी क्यू माइनस पी डी वी प्लस, यहाँ पर तुम देखोगे तो ये क्या बेटा डी ऑफ पी वी है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन। ये फॉर्मूला पढ़ा तुम लोगों ने, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन उसका तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका फॉर्मूला है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ये पढ़ा फॉर्मूला बेटा। यस तो इसका मतलब हुआ डी ऑफ पी वी इज इक्वल टू वी ऑफ डी पी प्लस पी ऑफ डी वी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, डी यहाँ पर u प्लस पी वी को ही हम लोग लिखते हैं h, ठीक है, टी एच। ठीक है, सो डी एच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है ये कुछ पी डी वी जो कैंसिल हो तो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा डी क्यू प्लस वी डी पी, ये आ रहा है बेटा, है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा डी एच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बेटा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, है ना। यस, यहाँ तुमने क्या लिखा, जो u प्लस पी वी था उसी की जगह पर तुमने h लिख दिया। तो h इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी के नीचे यहाँ पर डिफाइन किया गया, वेयर h इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ द सिस्टम एंड इट इज डिनोटेड बाय h, it represented by total energy stored in the system। ठीक है, thus h is equal to u plus pv। तो इसको मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, चेंज लोगे यहाँ पर, तो यहाँ डेल्टा डेल्टा लगा दोगे, है ना। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी, ये तो होगा, हमने आगे डेल्टा लगा दिया, इसको आगे डेल्टा, ब्रैकेट को ओपन करो, ये आ जाएगा। तो ये सेकंड लाइन में लिखा हुआ नीचे देखोगे तो, ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करके। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसको। ठीक है, इसको मैं पॉइंट 2 लेते रहूँ, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको याद करना है। इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में नहीं है, इसका डेरिवेशन मेंस में तब नहीं पूछेगा, इसका डेरिवेशन एडवांस में भी नहीं पूछेगा। इसका जो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। ये एनसीईआरटी में है, ये लाइन भी एनसीईआरटी में है ना। तो इन दोनों को अच्छे से याद करना है। और एच क्या होगा बेटा, एच स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, ये बताओ। स्टेट फंक्शन। कैसे मालूम चला ये स्टेट फंक्शन है, कैसे मालूम चला एक स्टेट फंक्शन, क्योंकि पाथ फंक्शन केवल 2 ही है, q और w, बाकी जितने भी फंक्शन होगा सब क्या होगा स्टेट फंक्शन। तो h क्या होगा बेटा, स्टेट फंक्शन। अगेन h क्या बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब मास डिपेंडेंट है, तो मास को इंक्रीज करोगे तो h का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा गया होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। तो आगे हम लोग पढ़ना है हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो पहले हम लोग जो H है डेल्टा H को फिर से डिफाइन करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। तो हमने ऊपर लिखा DH इज इक्वल टू DQ प्लस VDP, ये तो लिखा बेटा ऊपर देखो, DH इज इक्वल टू DQ प्लस VDP, है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर डीपी का वैल्यू क्या होगा,
जीरो, है ना। इसका मतलब जो प्रोसेस क्या होगा बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोबारिक Yes, sir. प्रोसेस, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहाँ पर तुम्हें मिलेगा DH इज इक्वल टू DQ। तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो DH है, जो चेंज इन एंथैल्पी है, दैट इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर। अगर उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा Q, डेल्टा H इज इक्वल टू Q, ये तो मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू Q अगर इंटीग्रेट करोगे इसको, है ना। तो मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूँ, तो DH इज इक्वल टू DQ। समझ में आ रहा है। अब यहीं पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे और एक लाइन में लोग डिफाइन कर लेंगे कि जो एंथैल्पी है वो बेसिकली है क्या, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो अब देखो बेटा DQ क्या है, DQ है हीट ट्रांसफर। ये तो हुआ बेटा, DQ है तुम्हारा हीट ट्रांसफर। Q बेटा हीट होता है, DQ क्या होगा बेटा, हीट ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर, है ना। और ये हीट ट्रांसफर कब हो रहा है बेटा, हीट ट्रांसफर कब हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। है ना। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ लिखोगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, तो उसको तुम क्या बोलोगे, DH बोलोगे, है ना। सो एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी लिखोगे, आप फिर से डिफाइन करोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको रेड कलर से लिख रहा हूँ। सो हीट ट्रांसफर at constant pressure is known as enthalpy of the system। ठीक है, enthalpy of the system। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट ट्रांसफर होगा उसी हीट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। समझ में आ गया सबको, या किसी कोई डाउट है, सबको समझ में आ रहा है बेटा, बोलो जल्दी से, यस नो बोलो। यस सर। तो अभी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ, हीट कैपेसिटी तुम्हें निकालना है, हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो बेटा, हीट कैपेसिटी के लिए हम लोग हीट फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, जो हीट फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू, ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला लेते हैं बेटा, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है फॉर्मूला, है ना, ये होता है। यस सर। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर पर हीट, यहाँ पर जो C है बेटा वो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, और ये कांस्टेंट प्रेशर पर पूछ रहा है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, लिखोगे एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, एट नहीं चेंज हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर Q इज इक्वल टू डेल्टा H। अगर Q की बात करोगे तो डेल्टा H होगा बेटा, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, एंड C इज इक्वल टू CP। ये समझ में आ रहा है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होता है उसको CP से डिनोट करते हो, लिख दिया CP तुमने, तो डेल्टा H इज इक्वल टू N CP डेल्टा T। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो अब तुम्हें केवल CP निकालना, तो CP इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू N इंटू डेल्टा T, है ना, ये तो होगा, है ना बेटा, समझ में आ रहा है ये? सर ये वाला पार्ट एक बार और बता दो। एक बार और बता दूं, देखो बेटा, ये तो ये समझ में आ रहा है, ये वाला हीट फार्मूला मैंने कहाँ से लिखा है, यस सर, ये आ गया। तुमने हीट फार्मूला पढ़ा होगा बेटा, है ना, हीट फार्मूला Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। और तुम्हें मालूम है जो हीट कैपेसिटी C होता है ना, वो अलग अलग टाइप का होता है बेटा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको तुम क्या बोलते हो, CP बोलते हो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम तो उसको CV से रिप्रेजेंट करते हो, यही ना। यस सर। हाँ,
तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पर तुम हीट कैपेसिटी, अगर तुम हीट ट्रांसफर कर रहे हो तो वहां पर सी क्या होगा बेटा, सीपी होगा। ये सही समझ में आ रहा है बेटा ये लाइन? यस सर। और अभी तुमने ऊपर लिखा हीट ट्रांसफर कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट तुम ट्रांसफर करो तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। देखो इसको इंटीग्रेट कर दो, है ना, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, इंटीग्रेट करोगे तो डी एच क्या हो जाएगा, डी एच हो जाएगा एच, है ना, डेल्टा एच, और ये क्या होगा बेटा क्यू, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्यू इंटीग्रेट करने के बाद आएगा इस तरह से। इंटीग्रेट मैंने किया नहीं है क्योंकि इसका जरूरत नहीं इंटीग्रेट करने का। ठीक बेटा, यस सर, आ गया सर। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर Q के जगह तुमने डेल्टा एच रख दिया, देखो आप यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया उसको रख दो, ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया उसको रखो। तो Q के जगह पर डेल्टा एच रख दिया तुमने, n का वैल्यू n ही है, और C का तुमने C रख दिया, बाकी सब उसी तरह से है। अब CP के लिए तुम सॉल्व कर दो, CP के लिए जब तुमने सॉल्व किया CP के लिए डेल्टा एच डिवाइड बाई n डेल्टा t, है ना? समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके। और फॉर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज, और इनफाइनिटेसिमली अगर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज आ रहा है तो वहां पर डी का यूज करते हैं बेटा, है ना, देन सीपी इज इक्वल टू तो डी एच डिवाइड बाई डी टी 1/n। तो जहां पर डेल्टा वहां पर डी लगा दोगे। अगर इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज हो रहा है तो डेल्टा के जगह तुम क्या लिखते हो बेटा, स्मॉल डी लिख देते हो ना। डेल्टा मतलब होता है फाइनाइट चेंज और स्मॉल डी मतलब इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर डेल्टा तुमने डी लगा दिया तो ये क्या हुआ, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए हो गया, ठीक है। बाकी उसी तरह तुमने लिख दिया, देन सीपी इज इक्वल टू 1/n dh/dt लिख लिया इसको। अब इस फॉर्मूले को तुम याद करोगे, ठीक है, जो भी फॉर्मूला नंबर है इसको नोट कर लो, इसको याद करना, सीपी इज इक्वल टू 1/n dh/dt, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें ये स्टेटमेंट याद रखना है, जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। याद कर लोगे फॉर्मूला, नोट कर लो। फिर हमें वो निकालना है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी। देखो यहाँ पर और 6 प्रोसेस है टोटल, है ना, और टोटल 6 प्रोसेस में हम लोग हीट कैपेसिटी निकालेंगे। ये आइसोबारिक हो गया, फिर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोकोरिक, फिर यहाँ पर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो आगे हम लोग निकालना है हीट कैपेसिटी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या हो बेटा, यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो यहाँ पर dV इज इक्वल टू 0 होगा या फिर dV इज इक्वल टू 0 तुम लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना, उसी तरह से करोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। du इज इक्वल टू dq प्लस dw फॉर रिवर्सिबल आइडियल गैस और रिवर्सिबल प्रोसेस एंड आइडियल गैस। du इज इक्वल टू dq माइनस p dv। तो रिवर्सिबल है तो इसलिए p एक्सटर्नल तुमने p लिख दिया, और यहाँ पर आइडियल गैस इसलिए तुम यहाँ पर PV इक्वल टू nRT का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आगे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तुमने VDP को ऐड किया था, देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर देखो ऊपर जो तुमने फॉर्मूला लिखा था, एक मिनट, ये फॉर्मूला du इज इक्वल टू dq प्लस pdv, एक मिनट, यहाँ पर नीचे डायरेक्ट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, है ना। तो du इज इक्वल टू dq माइनस pdv, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से नीचे तक यहाँ तक समझ में आ रहा है।
सबको समझ में आ रहा है कि नहीं ये? Yes, sir. यस सर, यस Okay. सर। अब यहाँ पर देखो ऊपर तुम्हें लिखा है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा? dV इक्वल टू 0 होगा। Yes. तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा ना सेकंड टर्म। Yes. सो du इक्वल टू dq हो जाएगा। du इक्वल टू dq। du इक्वल टू dq आया कब? है ना, जब तुमने प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बनाया। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में du इक्वल टू dq होगा। तो dq है क्या बेटा? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट, क्या लिखूं मैं? एट कांस्टेंट Constant volume. ठीक है, तो यहाँ पर तुम इंटरनल एनर्जी को रीडिफाइन कर सकते हो। यहाँ पर तुम इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन करोगे इंटरनल एनर्जी को? है ना, लिखते हो इंटरनल एनर्जी क्या होगा बेटा? इंटरनल एनर्जी Change in heat energy. हीट ट्रांसफर, एक कलर अजीब सा है, ये ब्लैक कलर है। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम which known as internal change in internal energy, change in internal energy। ठीक है, इसको भी नोट करोगे जिसका तुमने ऊपर नोट किया था डेल्टा एच के लिए, है ना, उसी तरह से डेल्टा यू के लिए भी तुम इसको याद रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको याद कर लोगे। हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैं यहाँ पे डेल्टा एच की जगह डेल्टा डी यू क्यों लिया था? डेल्टा एच कहाँ यहाँ पर है? ये फर्स्ट का थोड़ा यहाँ कुछ मैंने चेंज ही नहीं किया। देखो तुमने क्या लिखा है यहाँ पर? डेल्टा वी इक्वल टू 0, है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर फर्स्ट का तुमने डायरेक्ट ले लिया, फर्स्ट का तो चेंज नहीं होने वाला। डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। अब यहाँ पर जो डी डब्ल्यू है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होगा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में 0 रख दिया, तो यहाँ क्या मिला? डी यू इक्वल डी क्यू। तो यहाँ पर डी एच आया ही नहीं कहीं पर, तो मैं रखूंगा कैसे डी यू, है ना। Okay. तो अब यहाँ पे तुमने इसको डी यू को डिफाइन कर दिया। डी यू है क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा क्या बेटा? हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ लिख डालो। तो हीट ट्रांसफर कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, सो हीट फॉर्मूला यहाँ लिखोगे, हीट फॉर्मूला। तो हीट फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मैं थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पर। तो हीट फॉर्मूला, हीट फॉर्मूला क्या होगा बेटा? Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है हीट फॉर्मूला। यहाँ पर C क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर C क्या लिखोगे? C की जगह पर CV लिखोगे, CV, है ना। C Yes, की sir. जगह पर CV हो जाएगा, और Q के जगह पर क्या लिखोगे? NC. Q की जगह रखोगे बेटा, यहाँ देखो, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ट्रांसफर करोगे तो Q क्या हो जाएगा? तो Q इज इक्वल टू डी यू या डेल्टा यू, है ना। तो यहाँ पर Q जहाँ पर Yes. डेल्टा टी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है। ठीक है, हर हाल में ये रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा वी की जगह डेल्टा यू नहीं आएगा? कहाँ पर बेटा? डेल्टा वी मैंने कहाँ लिखा है? डेल्टा वी यहाँ पर है ही नहीं, ये U है। लास्ट फॉर्मूला लिखा है बॉक्स के अंदर, ग्रीन बॉक्स के अंदर लास्ट फॉर्मूला, ये वाला लास्ट वाला ये है। यस सर। हाँ, कहाँ वी है यहाँ पर? सर डेल्टा वी इक्वल्स टू एनसी वी डेल्टा टी। ये डेल्टा यू है बेटा, अच्छा, ये Okay, डेल्टा sir. यू है।
ओके तो मालूम है ना यहाँ किस में लिख दे रहा हूँ। Q इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, मैं यहाँ पर ऊपर उस ढंग से बना दूंगा। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, इस तरह से बना दे रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा यू, ये यू है, ठीक है, ऐसे से मैंने बना दिया। तो एन सी वी डेल्टा टी, तो सी वी की तुम सॉल्व करो, सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, है ना, फॉर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज। तो अगर इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज होगा तो उस केस में जहां पर डेल्टा वहां पर टी लगा दोगे, तो सी बी इज इक्वल टू 1 बाई एन डी यू बाई डी टी, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी तुम्हें याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, अब ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इससे ड्राइव हुआ ये फॉर्मूले से वाला, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशियल फॉर्म बनाना हो इस इक्वेशन का, मान लो अगर इस इक्वेशन का तुम्हें डिफरेंशियल फॉर्म बनाना तो कैसे बनाओगे, जहां पर डेल्टा वहां पर टी लगा दोगे, डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी लिख दोगे ना, यहाँ पर बना लो है मेरा डिफरेंशियल फॉर्म। यस सर। यस सर। तो डिफरेंशियल फॉर्म बनाने आना चाहिए बेटा, तो इसका मैंने डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ बना दिया। सी वी इज इक्वल टू 1 बाई एन डी यू बाई डी टी, नोट कर लो इसको। दो छोटे छोटे प्रोसेस और यहाँ पर, उसको कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने देखना है यहाँ पर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो आइसोथर्मल पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q वैल्यू क्या होगा बेटा, 0। Q इज इक्वल टू 0 और एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू 0। तो हीट फार्मूला क्या होगा बेटा, हीट फार्मूला Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, है ना। और इसका वैल्यू क्या होगा बेटा, Q इज इक्वल टू 0 है ना, तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, है ना, एन सी डेल्टा टी। तो अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर सी निकालोगे, तो सी का वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा कि नहीं, सी का वैल्यू, ठीक है। सो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर कोई स्पेशल सिंबल नहीं दिया गया, सीपी सीबी इस तरह कुछ नहीं दिया गया यहाँ पर, तो सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो हीट कैपेसिटी कोई मतलब ही नहीं है। तो हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल टू 0, नोट कर लिया इसको। यहाँ पे इक्वल टू 0 कैसा है, इक्वल टू 0, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। नीचे देखो, यहाँ पर देखो बेटा, Q इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय c मल्टीप्लाइड डेल्टा t। n क्या है, नंबर ऑफ मोल, 0 नहीं हो सकता है। t का वैल्यू क्या होगा, t हमेशा पॉजिटिव होगा, चेंज इन, है ना, डिफरेंस इन टेम्परेचर है, यहाँ पर रेजिन टेम्परेचर है ना। तो अगर ये दोनों 0 नहीं होगा तो क्या कौन 0 होगा बेटा, ये c 0 होगा ना। ओके सर, ओके। c इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 0 तुमने क्यों रखा, ये Q 0 कैसे हो गया, Q इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में, 0। हीट फार्मूला लिखोगे यहाँ पर, हीट फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, या C लिखोगे, C इज इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व होगा बेटा Q डिवाइड बाई n डेल्टा टी, ये होगा C। तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई 0, क्या आएगा, क्या होगा बेटा, इन्फिनाइट। नोट कर लो दोनों को। 0 डबल 0 नहीं लिखा बेटा, इन्फिनिटी लिखा है। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हीट कैपेसिटी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो आईटी में पूछा गया है मेंस में कई बार, ठीक है।
ये पॉली ट्रॉफी पर ये फिजिक्स में पूछा जाएगा, केमिस्ट्री में पूछा जाता है, ठीक है, दोनों पूछेगा। तो पॉली ट्रॉफी प्रोसेस में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये ट्रॉफिक है तो इसको देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। पॉली ट्रॉफिक। गुड इवनिंग सर। Good evening. गुड। डीपीपी कर लेना जो दिया गया डीपीपी, और डीपीपी करके आएंगे। गुड सर। ओके बेटा, बाय। हेलो।